तो आप सभी का स्वागत है। आज हम शुरू करने जा रहे हैं फिजिकल केमिस्ट्री की एक बहुत बढ़िया ब्रांच जिसका नाम है केमिकल काइनेटिक्स। अब केमिकल काइनेटिक्स है क्या? देखो, केमिकल काइनेटिक्स पार्ट है थर्मोडायनेमिक का, क्योंकि थर्मोडायनेमिक जो पार्ट है हमारी फिजिकल फिजिक्स की, जो पार्ट है थर्मोडायनेमिक, उसकी कुछ लिमिटेशन थी। जैसे एक लिमिटेशन उसकी थर्मोडायनेमिक की ये थी कि हम माइक्रो सिस्टम पे ये चीज़ नहीं अप्लाई कर सकते। वो थर्मोडायनेमिक पूरी किसकी रहती है? मैक्रो सिस्टम पे। दूसरी ये थी कि कोई रिएक्शन बहुत तेजी से हो रही है, कोई रिएक्शन बहुत स्लो हो रही है, इस चीज़ के बारे में थर्मोडायनेमिक नहीं बता पाती। थर्मोडायनेमिक इस चीज़ के बारे में नहीं बता पाती। तो इसके लिए हमारी एक नई ब्रांच आई जिसका नाम था केमिकल काइनेटिक्स, जो सिंपल क्या बताती है, किसी भी रिएक्शन की स्पीड क्या बताती है, कोई रिएक्शन किस फैक्टर की वजह से तेज होगी, कोई रिएक्शन किस फैक्टर की वजह से स्लो होगी, ये बताती है कौन? केमिकल काइनेटिक्स। बहुत बढ़िया ब्रांच है, थोड़ा फिजिकल केमिस्ट्री से रिलेटेड ब्रांच है। तो इसमें थोड़े न्यूमेरिकल होंगे, नॉट लाइक इनऑर्गेनिक जिसमें बहुत ज़्यादा थ्योरी पढ़नी पड़ती है, और नॉट लाइक ऑर्गेनिक जिसमें बहुत ज़्यादा रिएक्शन होती है। ये बहुत एक न्यूमेरिकल है जिसमें थ्योरी भी आएगी और बहुत सारी चीज़ भी आएंगी, कुछ डेरिवेशन आएंगी, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन भी है, जैसे इंटीग्रेटेड लॉ की डेरिवेशन आएंगी, बहुत ज़्यादा आएगी। तो आज इसका लेक्चर नंबर 1 है जिसमें हम आज शुरू करने जा रहे हैं क्या? केमिकल काइनेटिक्स। तो चलिए, केमिकल काइनेटिक्स है क्या? ये ब्रांच है इस फिजिकल केमिस्ट्री जो हमें किसी भी रिएक्शन की स्पीड बोले या रेट बोले, स्पीड ऑफ रिएक्शन, या जहां इसका एक स्पेसिफिक टर्म आता है रेट ऑफ रिएक्शन, हम क्या ये बता दें किसी भी रिएक्शन की क्या रेट ऑफ रिएक्शन, कोई रिएक्शन कितनी तेजी से होगी या कोई रिएक्शन बहुत कितनी स्लो से होगी। तो केमिकल काइनेटिक्स है क्या? द ब्रांच ऑफ साइंस या द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, जो किसके बारे में स्टडी करती है? सिंपल बात हो जाए तो रेट ऑफ रिएक्शन, किसी भी रिएक्शन के रेट के बारे में जो ब्रांच स्टडी करती है उसी को कहा जाता है रेट ऑफ रिएक्शन। वही ब्रांच को कहा जाता है क्या? केमिकल काइनेटिक्स। और जो फैक्टर उसमें अफेक्ट करेंगे, जो फैक्टर उसमें अफेक्ट करेंगे, कि जिस लाइक अभी हम पढ़ेंगे आगे जाके। तो सबसे पहले तो ना हमारी केमिकल काइनेटिक्स में हम केमिकल टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ते हैं। 3 टाइप की केमिकल रिएक्शन होती है। जनरली जो केमिकल रिएक्शन होती है वो 3 टाइप की होती है। कौन सी? टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। जो केमिकल रिएक्शन होती है जनरली कितने टाइप की होती है? 3 टाइप की होती है। पहली आती है वेरी फास्ट रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन है जो बहुत ही ज्यादा क्या हो जाती है? फास्ट हो जाती है। मतलब 10 to the power 7, 10 to the power -7, 10 to the power -9 सेकेंड का वो क्या लेती है? टाइम लेती है। इतनी बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाती है। जनरली ये सारी रिएक्शन कैसी होती है? ये सारी रिएक्शन होती है कौन सी? आयनिक रिएक्शन। मतलब ये आयनिक मतलब एग्जाम्पल लें, जैसे एक रिएक्शन का एग्जाम्पल ले लेते हैं, HCl + NaOH। इसका हमने एग्जाम्पल लिया, ये रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा तुम्हें पता है? एक बनेगा NaCl सॉल्ट प्लस साथ में बनेगा H2। ये बहुत तेजी से होने वाली रिएक्शन, ये हो जाती है बहुत तेजी से। इसकी स्पीड लगभग होती है 10 to the power -7, 10 to the power -7 से लेके 10 to the power -9 सेकेंड के आसपास इसकी स्पीड होती है। मतलब ये बहुत ही ज़्यादा तेज होती है, और ये लगभग इतनी ज़्यादा तेज होती है, ऐसे -7 तो कुछ ज़्यादा तेज होती है, -3 बहुत है। तो ये बहुत इतनी ज़्यादा तेज रिएक्शन होती है कि हम इसकी स्टडी कर ही नहीं पाते। 10 to the power -3 सेकेंड बहुत ही छोटा टाइम है। इस टाइम पे तुम क्या रिएक्शन करोगे? ये ज़्यादातर कौन सी रिएक्शन होती है? आयनिक रिएक्शन। याद ना, जितनी भी आयनिक रिएक्शन है ना, वो सारी रिएक्शन की बहुत ज़्यादा क्या होती है? तेज होती है, बहुत ही ज़्यादा तेज होती है। सारी की सारी आयनिक रिएक्शन बहुत ज़्यादा तेज होती है। दूसरी आती है वेरी स्लो रिएक्शन। वेरी स्लो रिएक्शन अब कुछ बहुत ज़्यादा ही स्लो होती है, नेचुरल प्रोसेस में आती है। जैसे सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे में जंग लगना। अब लोहे में जंग लगा, तुम्हें खुद पता है कि लोहे में जंग कितने ज़्यादा टाइम के बाद लगता है, कितना टाइम लगता है किसी लोहे में जंग होगा। कोई केमिस्ट इतना फालतू बैठा नहीं है कि वो बैठे रहे और लोहे को जंग लगते हुए देखे, फिर उसका केमिकल काइनेटिक्स लगाए, उसकी स्पीड लगाए, ये देखे कंसेंट नहीं। इतना कोई भी इतना फालतू केमिस्ट नहीं है। तो इस रिएक्शन को क्या करे? स्टडी करे। ये बहुत ही क्या स्लो है, वेरी स्लो। तो हम जो केमिकल काइनेटिक्स में ना ही हम इतनी तेज रिएक्शन को पढ़ सकते, ना ही हम इतनी स्लो रिएक्शन को पढ़ने का इंतजार कर सकते। हम जो रिएक्शन पढ़ते हैं वो होती है मॉडरेट रिएक्शन। जिस रिएक्शन की हम स्टडी करते हैं वो होती है कौन सी रिएक्शन? मॉडरेट रिएक्शन। ये रिएक्शन है जिनकी हम क्या करते हैं? स्टडी करते हैं। हम जिनकी स्टडी करते हैं
वो कौन सी रिएक्शन होती है? मॉडरेट रिएक्शन। जनरली जितनी भी, जैसे हाइड्रोलिसिस, इसका एग्जांपल हाइड्रोलिसिस जितनी भी रिएक्शन होती है वो ज़्यादातर क्या होती है? मॉडरेट होती है। इसका एग्जांपल तुम सुक्रोज का मान लो, C12 C6H12 C12 H24 C12 H24 भूल गया, ठीक है, सुक्रोज है। इसका तो अगर हाइड्रोलिसिस करोगे तो दो चीज़ें बनती है, क्या बनती है? C6H12O6 ग्लूकोज, और साथ में क्या बनता है? C6H12O6 फ्रक्टोज। क्या बनता है? फ्रक्टोज। एक ये सुक्रोज है, ये है सुक्रोज। सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस करके एक बनता है ग्लूकोज, एक होता है फ्रक्टोज। ग्लूकोज फ्रक्टोज तुमने क्लास 12 में कहाँ पढ़े होंगे? कहाँ? बायोमोलिकुलर चैप्टर में, आखिरी चैप्टर में, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। अब सेम तुमने अगर होगा के साथ ये भी C6H12O6 है, वो भी C6H12O6 है, तो ये किस तरीके से अलग होगी? ये इसको तुमने ग्लूकोज दिया, इसको तुमने फ्रक्टोज दिया, ऐसे थोड़ी अपना मतलब नहीं। इसमें होता है एल्डिहाइडिक ग्रुप, इसमें होता है कौन सा ग्रुप? एल्डिहाइडिक, इसलिए इसे कहा जाता है ग्लूकोज। इसमें होता है कीटो कीटोन कीटोन इसमें होता है, इससे एल्डिहाइड होता है, फॉर्मूला सेम होता है। अब अगर तुम्हें अगर पता होगा तो जनरली बताओ, ये दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बट दोनों में एक चीज का डिफरेंस है कि फंक्शनल ग्रुप का। कौन सा आइसोमर्स? फंक्शनल आइसोमर्स। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, सीधा फंक्शनल। ये तो अलग बात है। हम जब बात कर रहे थे ना, हम बात कर रहे थे ऐसी रिएक्शन जो ना ही बहुत तेज होती है ना ही बहुत स्लो होती है, ना ही बहुत तेज होती है ना ही बहुत स्लो होती है, उन रिएक्शन को कहा जाता है मॉडरेट रिएक्शन। जैसे एग्जांपल में ये था सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस, ये बहुत ज़्यादा स्लो नहीं होती, बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं होती। हम इसी कैटेगरी की रिएक्शन की स्टडी करते हैं जिसमें केमिकल काइनेटिक्स में हम ना ही बहुत तेज ना ही बहुत स्लो इनकी स्टडी नहीं करते। इतनी कम में हम स्टडी कर सकते हैं, इतना हम फालतू टाइम हमारे पास नहीं स्टडी करेंगे। सिंपल बात, बहुत ही ज़्यादा सिंपल बात, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं इनकी स्टडी को थोड़ा अच्छे से समझते हैं। तो जनरली ये जो केमिकल काइनेटिक्स का जो लेक्चर है ना, ये तुम्हारा ग्रेजुएशन के लिए भी काम आएगा। एक्चुअली ग्रेजुएशन के लिए ही है, क्योंकि इसमें हम बात करने जाएंगे इसके लिए जनरली ट्वेल्थ में भी आ जाएगा, ऐसा नहीं कि ट्वेल्थ में नहीं आएगा, बट एक ग्रेजुएशन होगी, क्योंकि इसमें ट्वेल्थ में हमारा क्या होता है? जीरो ऑर्डर की अभी समझा नहीं है तो बाद में बताता हूँ। इंटीग्रेट लॉ वहाँ जीरो ऑर्डर के लिए होता है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए ट्वेल्थ में होता है, ग्रेजुएशन में सेकंड ऑर्डर लेवल होता है, तो मैं वो भी कराऊंगा। तो ये एक्चुअली ग्रेजुएशन के लिए केमिकल काइनेटिक्स, ठीक है। अगला टॉपिक आता है कि भाई वही चीज जो थर्मोडायनेमिक नहीं बता पाई थी, थर्मोडायनेमिक की लिमिटेशन थी कि क्यों कोई रिएक्शन बहुत ज़्यादा तेज हो रही है और क्यों कोई रिएक्शन बहुत ज़्यादा स्लो हो रही है। बहुत ज़्यादा नहीं, सेम टाइप की रिएक्शन में कुछ तेज हो रही है कुछ स्लो हो रही है। जैसे एक होता था तुम्हारे CO2 की रिएक्शन कराओ तो वो तेज होती थी, और NO2 की रिएक्शन कराओ सेम मॉलिक्यूल से, बट वो थोड़ी स्लो होती थी। तो रीजन क्या होता था? रीजन बिहाइंड डिफरेंट रेट ऑफ रिएक्शन, रीजन बिहाइंड डिफरेंट रेट ऑफ रिएक्शन। तो रीजन बिहाइंड डिफरेंट रेट ऑफ रिएक्शन, अलग अलग रेट ऑफ रिएक्शन में डिफरेंट रेट होने का कारण क्या है? तो कोई सिंपल बात है, कोई रिएक्शन होती है कैसे? रिएक्शन में क्या चीज़ होती है? सिंपल बात, तुमने बेसिक पढ़ी है रिएक्शन की क्या होती है, तुम्हें आनी चाहिए क्या होती है। दो चीज़ें होती है, मेन तो दो ही चीज़ें होती है, ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड। पहली बात तो बॉन्ड टूटते हैं, रिएक्टेंट के बॉन्ड टूटेंगे, जैसे मान लो A+BB गिव्स AB, ये कोई जनरल रिएक्शन है, मान लो ये जनरल रिएक्शन है। तो यहाँ A के बॉन्ड टूटेंगे, BB के बॉन्ड टूटेंगे, तो एक बॉन्ड टूटने हो गया ना, ठीक है। दूसरा बॉन्ड बनेंगे, दूसरी चीज क्या होगी? फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड। तो रेट ऑफ रिएक्शन में क्या होगा जानते हो? तुमने क्या देखा? रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल के बॉन्ड टूट रहे हैं और प्रोडक्ट में बॉन्ड बन रहे हैं। तुमने बेसिकली पढ़ा है कि जब भी बॉन्ड टूटते हैं तो सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें देनी पड़ती है, और जब भी बॉन्ड फॉर्म होते हैं तो सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। तो ये जो सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी का टर्म नहीं, क्या था? हमने क्या बोला? सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी। ये एनर्जी किसकी एनर्जी? बॉन्ड तोड़ने में जो एनर्जी हम दे रहे हैं और बॉन्ड लगने में जो एनर्जी लग रही है। मेन बात बॉन्ड तोड़ने की है, बंद तो हो जाएगी, बट बात आती है बॉन्ड टूटने में कितनी एनर्जी लगती है। कोई बॉन्ड बहुत पावरफुल होते हैं,
कोई बॉन्ड बहुत पावरफुल होते हैं जिनको तोड़ने में हमें बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ती है, कोई बहुत हल्के बॉन्ड भी होते हैं जिनको तुरंत तुम थोड़ी सी एनर्जी तो वो टूट जाते हैं। तो यही कारण है ना कि डिफरेंट रीजन कि डिफरेंट रेट ऑफ रिएक्शन, किसी का रेट हाई है किसी का रेट स्लो है, कारण यही है कि भाई तुम्हारी एनर्जी का डिफरेंस ज़्यादा रहे। कोई रिएक्शन में तुम्हारी एनर्जी बहुत कम लग रही है जिससे बॉन्ड तुरंत टूटता रहे, रिएक्शन होता नहीं। कोई रिएक्शन ऐसी हो रही है जिसमें तुम्हारे बॉन्ड में तोड़ने में ही बहुत हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी लग रही है, तो बॉन्ड टूटने में बहुत हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी लग रही है, तो बॉन्ड टूटेंगे लेट तो बनेंगे लेट, सिंपल बात। तो इसका कारण ये है डिफरेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक the bond of रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल के बॉन्ड को तोड़ने में अलग अलग अमाउंट ऑफ एनर्जी लग रही है, अलग अलग अमाउंट ऑफ एनर्जी लग रही है। वही डिफरेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी की वजह से रेट में अलग अलग फर्क आ रहा है। फॉर्मेशन एनर्जी, फॉर्मेशन बॉन्ड का उतना फर्क नहीं पड़ता, बट मेन फर्क पड़ता है ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड का, कि बॉन्ड टूटने में कितनी एनर्जी लग रही है। कोई रिएक्शन में बॉन्ड आराम से टूट जा रहे हैं तो उसकी स्पीड बहुत जल्दी, क्योंकि जल्दी बॉन्ड जोड़ना तो क्या देर लग रही है, टूट जल्दी रहे हैं जल्दी टूट जाएगी, टूटी देर में रहे तो जुड़ने में तो टाइम लगना ही है। तो डिफरेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड ऑफ रिएक्टेंट के बॉन्ड को तोड़ने में जो अमाउंट ऑफ एनर्जी का डिफरेंस आ रहा है ना, उसकी वजह से रेट ऑफ रिएक्शन बहुत अलग आ रही है। अब सर आप बोलोगे कि सर आप बार बार रेट ऑफ रिएक्शन तो है क्या रेट ऑफ रिएक्शन? तो अब आते हैं बात करते हैं सर रेट ऑफ रिएक्शन की। रेट ऑफ रिएक्शन एक्चुअली में है क्या, क्या बोला है ये रेट ऑफ रिएक्शन? तुमने क्लास में तो पढ़ा होगा, बट मेरा तो नाम है। तो रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा हार्ड नहीं है, बहुत ही सिंपल टॉपिक है। रेट ऑफ रिएक्शन, देखो सिंपल बात ना, रेट क्या है? स्पीड है। रेट क्या है? स्पीड है। स्पीड का फॉर्मूला तुमने बेसिकली साइंस में क्या पढ़ा है? स्पीड इक्वल टू क्या होता है? स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। और कहीं पे अगर रेट आ जाता है ना, एक बात आती है रेट, तो टाइम का तो पक्का खेल है। रेट में एक चीज़ का खेल पक्का होता है, टाइम का। यहाँ बात करनी है कि हमें डिस्टेंस की, डिस्टेंस क्या है किसी रिएक्शन में, डिस्टेंस क्या होती है। तो रेट को किस तरीके डिफाइन किया जाता है? सिंपल बात है, बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है। रेट मे बी डिफाइंड एज the change in the concentration of species, in given time interval, सिंपल यही चीज है रेट ऑफ रिएक्शन। कोई मुझसे रेट ऑफ रिएक्शन क्या है? सिंपल चीज, चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ स्पीसीज, किसी भी स्पीसीज की कंसंट्रेशन में कितना चेंज आ रहा है किसी गिवन टाइम इंटरवल में, वही क्या हमारा रेट ऑफ रिएक्शन है। बहुत ही सिंपल बात। किसी भी गिवन टाइम इंटरवल में किसी भी स्पीसीज की कंसंट्रेशन में कितना चेंज आ रहा है, वही रेट ऑफ रिएक्शन है। सिंपल। तो रेट ऑफ रिएक्शन फॉर्मूला सिंपल हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट इक्वल टू क्या? चेंज इन द concentration of species अपॉन टाइम इंटरवल, मान लो T2 माइनस T1, T1 था T2 हो गया तो T2 माइनस T1 टाइम इंटरवल हो गया। अब सर अब बात आएगी कि सर स्पीसीज कौन सी स्पीसीज? होमो सेपियन क्या है? स्पीसीज क्या है? स्पीसीज हमें क्या होता है? स्पीसीज क्या होती है? तो भाई सिंपल बात है, सिंपल बात है। कौन सी स्पीसीज होगी? सिंपल बात, मान लो एक जनरल रिएक्शन है, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, एक रिएक्टेंट था जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, एक जनरल रिएक्शन। तो स्पीसीज क्या है? हमारे पास किसी रिएक्शन में स्पीसीज होती है या तो रिएक्टेंट या तो प्रोडक्ट, ये तो स्पीसीज है ना, और कोई नई स्पीसीज थोड़ी है। एक रिएक्टेंट है, एक प्रोडक्ट है, तो इन्हीं दो की तो खेल होना है, इन्हीं दो का खेल होना है। तो ये कंसंट्रेशन किसकी बात कर रहे हैं? रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन। मान लेते हैं कि 0 टाइम t इक्वल टू 0 में ये बाहर हो जाएगी T1 टाइम में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन थी R0, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कितनी थी? R0, और प्रोडक्ट की R1 मानते सब, R1, और प्रोडक्ट की कितनी थी? P1, क्या कहा मैंने? T1 टाइम पे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन R1 थी और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन P1 थी।
टी टू टाइम थोड़ा टाइम बाद तुमने चेक किया, तुम्हें क्या मिला, तुम्हें मिला कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन R2 हो चुकी है, घट गई होगी जनरली, रिएक्टेंट घटेगा तभी तो प्रोडक्ट बढ़ेगा, और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन P2 हो गई है, P2 हो चुकी है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन P2 हो चुकी है, मतलब प्रोडक्ट बढ़ेगा। जनरली जब रिएक्टेंट घटेगा तभी तो प्रोडक्ट बढ़ेगा ना, क्योंकि रिएक्टेंट ही तो प्रोडक्ट बन रहा है, वो नीचे थोड़ी बन रहा है। तो जनरली अगर तुम इस कंडीशन में लिख भी दो तो तुम्हें पता होना चाहिए कि जो R2 है वो ज़्यादा कम होगा जनरली R1 से, R2 जो है वो कम होगा R1 से। क्यों? क्योंकि R1 पहले ज़्यादा था, फिर घटते घटते R2 होगा क्योंकि थोड़े टाइम के बाद, और यहाँ P2 ज़्यादा बड़ा होगा P1 से, क्योंकि पहले प्रोडक्ट कम बना होगा, धीरे धीरे प्रोडक्ट ज़्यादा था। लगाओ रेट का फॉर्मूला, रेट इक्वल टू क्या बोला, अब तुम रेट को तुम चाहे रिएक्टेंट की, एक बार ध्यान से समझ लेना, चाहे तुम रिएक्टेंट की रिस्पेक्ट में रेट लो, चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन चेंज इन टाइम, या तुम प्रोडक्ट की या तो तुम रिएक्टेंट के बेस में दे दो कि चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, पहले कितना था, पहले R2 फाइनल माइनस इनिशियल होता है ना, फाइनल कितना R2 इनिशियल कितना R1 अपॉन टाइम कितना T2 माइनस T1, सिंपल बात। या तो तुम ऐसे रिएक्टेंट के बेसिस में दे दो, या तुम इसको रेट प्रोडक्ट के चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट फाइनल कितना है P2 माइनस P1 अपॉन टाइम कितना दे दूंगा T2 माइनस T1, राइट। चाहे तुम रेट रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में दो, चाहे तुम रेट प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में दो, किसी एक चीज की गाड़ी की स्पीड तो सेम ही आएगी। तुम गाड़ी की स्पीड निकालो, चाहे तुम वो स्पीड को आगे वाले टायर के रिस्पेक्ट में निकालो या पीछे वाले टायर के रिस्पेक्ट में निकालो, स्पीड तो सेम आएगी ना। अब आप कहना कि फिजिक्स का डिपार्टमेंट में आना कि ऐसा होता है कि पीछे इंजन लगा है, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। मैं कह रहा हूँ कि अगर तुम एक नॉर्मल इंसान बैठा है, चाहे वो आगे वाले टायर के हिसाब से निकाले या पीछे वाले टायर के हिसाब से निकाले, स्पीड तो दोनों की सेम आएगी ना जितने में चल रही है गाड़ी। वही बात, तुम चाहे प्रोडक्ट के हिसाब से निकालो, चाहे तुम रिएक्टेंट के हिसाब से निकालो, रेट तो दोनों का सेम आने वाला है, क्योंकि रेट तो एक ही रिएक्शन का है ना। जितने स्पीड से रिएक्टेंट घट रहा है उतनी स्पीड से रिएक्टेंट प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है। अब इसको थोड़ा तगड़ी तरीके से लेते हैं, इस चीज को हम लिखते हैं चेंज इन द कंसंट्रेशन रिएक्शन डेल्टा। तो आप बताइए कभी भी कोई चेंज दिखाया जाता है फाइनल इनिशियल क्या लिखते हैं, डेल्टा। ये डेल्टा आ गया, ये भी चेंजेस है तो डेल्टा टी, डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी। रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट होता है डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी, ठीक है। अब प्रोडक्ट क्या होता है, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा। अब इसमें दो चीजें खेल होता है, दो चीज का खेल होता है, ग्राफ के हिसाब से। मैथ्स वाले हो गए तो ग्राफ के हिसाब से समझो, ये तो तुम्हें बोल रहा हूँ समझो। ये टी टाइम पहले की बात है, टी टाइम पहले में रिएक्टेंट का होगा थोड़ा ज़्यादा होगा, रिएक्टेंट ज़्यादा होगा ना, रिएक्शन जस्ट से स्टार्ट हुई है तो रिएक्टेंट ज़्यादा है, धीरे धीरे वो रिएक्टेंट क्या होगा, घटता होगा, रिएक्टेंट धीरे धीरे घटेगा। ये ग्राफ एक्चुअल में तुम्हारे इस पर काम नहीं आएगा, कभी बोल देता है कि रिएक्ट ऑफ प्रोडक्ट ग्राफ बनाओ तो समझ में आना चाहिए। ये रिएक्टेंट है, धीरे धीरे घटेगा, ऑब्वियसली रिएक्टेंट घटेगा। अब उस जिस टाइम रिएक्टेंट का प्रोडक्ट कम होगा, स्टार्टिंग में तो प्रोडक्ट थोड़ी बन जाएगा, प्रोडक्ट धीरे धीरे बनेगा ना, रिएक्टेंट कन्वर्ट होगा धीरे धीरे प्रोडक्ट में, तो पहले कम होगा और धीरे धीरे प्रोडक्ट बढ़ता जाएगा। तो ये एक ग्राफ होता है रिएक्टेंट वर्सेस प्रोडक्ट का, रिएक्टेंट के साथ प्रोडक्ट का, टाइम वर्सेस एक्चुअली मतलब टाइम वर्सेस कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। ये है टाइम, ये है कंसंट्रेशन किसकी, रिएक्टेंट की और प्रोडक्ट की। इसके ये रिएक्टेंट है घटने वाला, ये प्रोडक्ट है। अब तो अगर तुम मैथ्स वाला ये चेंज तुमने अगर वो पढ़ा है क्लास 11th में स्ट्रेट लाइन चैप्टर आता था स्लोप वाला, अगर हमारा कभी डाउन ऐसे ये ऐसी अगर लाइन होती थी, स्लोप इसका क्या आता था, नेगेटिव आता था, इसलिए हमेशा जब भी ऐसी चीज दिखाते थे क्या दिखाते थे, माइनस का साइन लगाते थे, ये जस्ट लाइक दैट, सिंपल बात। प्रोडक्ट का स्लोप ये कैसा है, इंक्रीजिंग स्लोप है, तो इंक्रीजिंग में कैसा साइन लगता है, प्लस साइन लगता है, सिंपल बात। ये समझ में आया, नहीं आया, नहीं आया, समझ में आया तो ठीक है, नहीं आया तो बाद में बोलो नहीं है, क्योंकि नहीं आता है जल्दी समझिए बात समझो। स्पीड पॉजिटिव आनी चाहिए, स्पीड पॉजिटिव आनी चाहिए। कोई थोड़ी कहेगा कि मेरी इस गाड़ी की स्पीड क्या है, -60 किलोमीटर, -60 क्या होता है भाई, स्पीड तो पॉजिटिव होती है। तो यहाँ भी देखो ये रेट क्या है, ये रेट का मतलब भी एक टाइप की क्या है, स्पीड है, ये भी क्या है, मैंने पहले ही बोला था ये क्या है, स्पीड है, तो स्पीड तो पॉजिटिव आनी चाहिए। अब यहाँ पे ध्यान दो, इस वाली जगह में एक बार ध्यान से
R2 छोटा है, R1 बड़ा है, R1 की वैल्यू बड़ी है। मान लो R1 मान लो 10 है, R2 मान लो 8 है। जनरली अब अगर तुम R2 माइनस R1 करोगे, मतलब 8 माइनस 10 करोगे, 8 माइनस 10 करोगे तो आएगी वैल्यू -2, आएगी नहीं? अब मुझे एक बात बताओ, अब ये -2 अपन टाइम तो कुछ भी है, तो ये माइनस रेट तो माइनस में आ गया, मतलब स्पीड माइनस में कैसे हो सकती है दोस्त? स्पीड कभी माइनस हो सकती है? नहीं हो सकती। स्पीड कब से माइनस होगी ना, स्पीड माइनस में हो नहीं सकती, तो स्पीड को मेरे को करना है प्लस, तो ये माइनस ना आए तो जनरली मैं इसके बाहर से भी एक माइनस को जोड़ता है, ये माइनस मैंने इसीलिए जोड़ा, ये माइनस में इसलिए जोड़ता हूँ क्योंकि तुझे भी पता है कि कंसंट्रेशन अंदर अगर माइनस करोगे छोटे से बड़े को तो अंदर वैल्यू आने वाली माइनस है, माइनस रेट होता नहीं है, तो इस माइनस को प्लस बनाने के लिए ही बाहर से मैंने क्या जोड़ता हूँ, मैंने जोड़ता हूँ। और यहाँ पे ऐसा कुछ होने वाला नहीं क्योंकि यहाँ P2 ज्यादा बड़ा है, P1 छोटा है। अब देखो ये 10 से 8 हो गया, मतलब ये 0 था फिर 2 हो गया होगा, जनरली पहले 0 होगा फिर 2 हो गया। तो अब अगर तुम करोगे 2 माइनस 0, ये 2 ही आने वाले, ये तो आएगा पॉजिटिव, तो यहाँ पे प्लस लगा दे। सिंपल बात, सिंपल बात। ये बात आई समझ में? नहीं है तो एक और बात समझो, एक और ये तो तुम्हें पता है। देखो क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं, 2 तरीके से आते हैं, उसका ही बताऊंगा। रिएक्टेंट घट रहा है, रिएक्टेंट घट रहा है। फिजिक्स में आता है, फिजिक्स में क्या होता था, अगर कोई किसी दो की अपोजिट डायरेक्शन होती थी, मान लो फोर्स की डायरेक्शन इस साइड है, किसी वेक्टर की डायरेक्शन इस साइड है, तो माइनस लगता है नहीं, अपोजिट डायरेक्शन शो करने के लिए। तो केमिस्ट्री में कभी भी इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट मतलब घटने को और बढ़ने को दिखाने के लिए प्लस और माइनस का इस्तेमाल करता है केमिकल काइनेटिक्स। डिक्रीज हो रहा है रिएक्टेंट, रिएक्टेंट धीरे धीरे घटता जाएगा, तो ये घटाव, ये डिक्रीमेंट को दिखाने के लिए ही माइनस लगा जाता है, ठीक है। प्रोडक्ट धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो इस प्रोडक्ट की बढ़ने को ही दिखाने के लिए क्या जाता है, प्लस लगाते हैं। क्वेश्चन भी आया है, कभी कभी क्वेश्चन भी आया है कि सिग्निफिकेंस ऑफ प्लस इन माइन प्लस एंड माइनस इन द रेट ऑफ फॉर्मूला ऑफ रेट, कि रेट के फॉर्मूला में इस प्लस और माइनस का क्या सिग्निफिकेंस है। 3 सिग्निफिकेंस में बताती है। पहला स्लोप कि डिक्रीज मतलब नीचे आने वाला स्लोप तब माइनस लगाए, ऊपर आने वाला स्लोप प्लस लगाए। दूसरा तुम्हें भी पता है, सबसे जेन्युइन रीजन यही है कि अंदर वैल्यू नेगेटिव आने वाली, रेट कभी नेगेटिव होता नहीं है, इस नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए मैंने बाहर से माइनस मल्टीप्लाई करके, मेन कारण यही है और कोई कारण नहीं। ये तो दूसरा कारण है, सबसे मेन है। और पहला और तीसरा तुम्हारे पास समझने के लिए क्या, कि भाई तुम्हें बताया रेट रिएक्टेंट घट रहा है तो इसलिए डिक्रीमेंट के लिए माइनस, प्रोडक्ट बढ़ रहा है तो इसलिए इंक्रीमेंट के लिए प्लस लगा रहे थे। सिंपल बात, सिंपल बात। और फाइनल चीज, द वन ऑफ द फाइनल चीज कि मैंने यही बोला कि तुम अगर गाड़ी की स्पीड आगे वाले टायर से निकालो या पीछे वाले टायर से, स्पीड जैसे बराबर आएगी तो किसी भी रिएक्शन का रेट इज डिनोटेड बाय आर। तो किसी भी रिएक्शन का रेट अगर वो रिएक्शन सेम है तो चाहे तुम उस रिएक्शन को इन द रिस्पेक्ट ऑफ रिएक्टेंट की रिस्पेक्ट में निकालो या उस रेट को तुम प्रोडक्ट की रिस्पेक्ट में निकालो, वो रेट बराबर आएगा। ये है मेरा फाइनल चीज। क्यों, मतलब तुम अगर उसका रेट प्रोडक्ट की रिस्पेक्ट में निकाल तो वही आएगा, रिएक्टेंट की रिस्पेक्ट में निकाल तो वही आएगा, कोई भी दिक्कत इसमें नहीं होने वाली, बराबर है। सिंपल बात, समझे? रेट क्या है? ये रेट ज्यादा चीज नहीं है, तुमने क्लास 12th में कैप्टन नंबर 3 हमेशा का पढ़ा होगा, वही चीज है, कोई नई चीज इसमें आती नहीं। ठीक है, ठीक है। अब बात करते हैं यूनिट की। रेट की यूनिट क्या होगी? यूनिट क्या होगी? व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेट? इंपॉर्टेंट है ना, यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये यूनिट जब बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सवाल बहुत आते हैं, सवाल कहीं से भी पूछ सकता है इंसान अगर मैं बताऊंगा कहाँ इंपॉर्टेंट है ये यूनिट। समझो, ये क्या है? कंसंट्रेशन, और नीचे क्या है? टाइम। ऊपर है कंसंट्रेशन, नीचे है टाइम। कंसंट्रेशन की यूनिट होती है मोल लीटर इनवर्स। कंसंट्रेशन की जो यूनिट होती है मोल लीटर इनवर्स, और अपॉन टाइम की यूनिट होती है सेकंड। ये आवर में भी हो सकती है, मिनट में हो सकती है, बट ऐसा है सेकंड होती है तो हम सेकंड ले लें। क्वेश्चन है जो तेरे का, उसमें सॉल्व करना कोई दिक्कत नहीं है। तुमने अगर उसमें अगर कोई रेट तुमने मोल लीटर पर आवर में निकाल दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अगर क्वेश्चन जैसे देता है तुम्हें जैसे सही लगता है तुम वैसे करो, उसमें कोई जरूरत नहीं है कि तुम्हें सेकंड में निकालना है। लेकिन अगर क्वेश्चन नहीं कहते कि तुम सेकंड में चाहिए तो सेकंड में चाहिए। दूसरी बात, सारी यूनिट सेकंड है टाइम की, मैं क्यों आवर में लूं? सिंपल बात। मोल लीटर इनवर्स किसकी यूनिट? कंसंट्रेशन की यूनिट। टाइम की यूनिट सेकंड। अब ये सेकंड ऊपर जाएगा इनवर्स बनेगा, तो फाइनल यूनिट आ जाती है मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स क्या है? यूनिट ऑफ रेट है। ठीक है, तो दोबारा से एक बार हल्का रिवाइज कर लेते हैं। रेट क्या है? रेट बस एक स्पीड है, किसी भी रिएक्शन की स्पीड है। रेट क्या है? चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ स्पेसिफिक इन गिवन टाइम इंटरवल। किसी भी गिवन टाइम इंटरवल में
किसी भी गिवन टाइम में क्या बोलूं, किसी भी गिवन टाइम इंटरवल में स्पीसीज का कंसंट्रेशन किस तरीके से चेंज होता है उसी को कहते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। अब स्पीसीज कौन सी, रिएक्टेंट भी हो सकती है प्रोडक्ट भी हो सकती है, तो हमें दोनों की तरह से निकालना है, रिएक्टेंट माइनस डेल्टा आर अपॉन टी, प्रोडक्ट प्लस डेल्टा पी अपॉन टी। ये डेल्टा पी प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन है P2 माइनस P1, डेल्टा आर R2 माइनस R1, T2 माइनस T1 ही है। यूनिट होते हैं मोल लीटर इनवर्स, सेकंड इनवर्स, और ये प्लस माइनस क्यू लगा सिग्निफिकेंस था क्योंकि ये डिक्रीमेंट है। और जनरल बात कि अंदर की वैल्यू नेगेटिव आने वाली है, रेट नेगेटिव होता नहीं है, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए बाहर से हमने माइनस से उल्टा करके है, ये तो प्लस ही आने वाला है, इसको पॉजिटिव करके है। इतनी बात है, समझे, इतनी बात। एक और चीज, मान लो कि ये रिएक्शन गैसियस स्टेट में, किसमें, गैसियस स्टेट में रिएक्शन है, वो गैसेस में भी हो सकती है। बार रिएक्शन N2 प्लस TS2 गैसेस में होती है, वो गैसेस में होती है ना। अगर वो गैसेस में होती है तो वहां कंसंट्रेशन थोड़ी लोगे तुम, वहां पे तुम कंसंट्रेशन थोड़ी लोगे। अगर ये गैसेस में होती है तो ये बात भी थोड़ा ध्यान रखना, अगर कोई भी रिएक्शन गैसेस में होती है, ये भी पूछते हैं, अगर कोई रिएक्शन किसमें होती है, गैसियस स्टेट में होती है, गैसियस स्टेट, तो गैसियस स्टेट में कंसंट्रेशन थोड़ी होती है। गैसियस स्टेट में क्या लेते हैं हम, प्रेशर। गैसियस स्टेट में हम लेते हैं प्रेशर, क्या लेते हैं, प्रेशर। तो अब आ जाता है चेंज इन प्रेशर अपॉन टाइम होती है इसकी, वो ये हो जाता है चेंज इन द प्रेशर डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। मेन तो इसकी यूनिट पूछते हैं कि यूनिट क्या होगी। अब क्योंकि ग्रेजुएशन ऑनवर्ड्स इसके नॉर्मल क्वेश्चन नहीं आते हैं, इसके बाद बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं जो कि बाद में आने वाले हैं। अभी ऐसे नहीं आएंगे कि रेट निकालूं, बहुत कम होंगे चांसेस, बट आगे तो आगे लिखने के लिए तुम्हें तो बताइए कैसे करना है। क्वेश्चन कराऊंगा, ऐसा नहीं क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, क्वेश्चन भी तुम्हें कराऊंगा। अब समझो, ये है डेल्टा R1 डेल्टा टी, सिंपल बात, डेल्टा R1 डेल्टा टी। अब ये R था कंसंट्रेशन, यहाँ है प्रेशर, यहाँ है प्रेशर। प्रेशर की यूनिट होती है दो, या तो तुम एटीएम ले लो, या तुम ले लो एटीएम। अगर ये एटीएम हो तो एटीएम अपॉन सेकंड, मतलब एटीएम सेकंड इनवर्स। अगर तुम बार ले तो बार सेकंड इनवर्स, एटीएम सेकंड इनवर्स, बार सेकंड इनवर्स, दोनों में से जो तुम्हें पसंद आता है वो ले लो। अब पसंद क्या आता है, क्वेश्चन ने जिसमें प्रेशर दिया होगा तुम तो वही लोगे, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन ने बार देकर तुम एटीएम लगा, नहीं, बार तो बार है। तो याद रखना, अगर हमारी कोई रिएक्शन गैसियस स्टेट हुई है, अगर हमारी कोई रिएक्शन गैसियस स्टेट हुई है तो उसमें तुम्हारा यूनिट मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स ना होने की बजाय ये होगा। ये जनरली इस कंडीशन में भी कम पूछते हैं, मेन यही है, सबसे ज्यादा कम यही है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, क्योंकि हमारी मैक्सिमम रिएक्शन लिक्विड स्टेट में करते हैं। स्टडी हम लिक्विड करते हैं, ऐसा नहीं कि सब लिक्विड होते नहीं, यहाँ भी होते हैं, इससे भी सवाल जरूर आएंगे। अब थोड़ा सा ना रेट ऑफ रिएक्शन लिखा गया है, तो हमने बस आर और पी की टर्म लिख दिया। अब थोड़ा सा और थोड़ा गहराई की तरफ जाते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन को लिखा कैसे है, किस तरीके से रेट ऑफ रिएक्शन को लिखा जाता है। तो एक्सप्रेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, हेडिंग डालना एक्सप्रेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, हेडिंग डालना एक्सप्रेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, किसी रिएक्शन की रेट का एक्सप्रेशन, किस तरीके से उसको एक्सप्रेस किया जाएगा, ये चीज है, ठीक है। तो एक्सप्रेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन किसी को किस तरीके से एक्सप्रेस किया जाएगा, तो मान लेते हैं रिएक्शन है, सिंपल रिएक्शन, दो कंडीशन बताऊंगा, पहला स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के साथ, दूसरा नॉर्मल कंडीशन। अगर कोई नॉर्मल कंडीशन की रिएक्शन है, जस्ट लाइक दिस, A plus B gives C plus D, ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन, HCl plus NaOH, अब तुम लोग सारी तो बहुत जल्दी बताते हैं, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। किसका एग्जांपल, कोई भी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट नहीं है, क्या कहा मैंने, कोई भी दिक्कत हो जाती है स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होने में, नहीं होने में, होने में और नहीं होने में। जब कोई भी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट नहीं होता है तो तुम्हारी सिंपल जो अभी तक सीखा है वही होता है कि रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखोगे, रेट ऑफ, पहली बात तो तुम्हें भी पता है, हमें पता है, सबको पता है कि जिसके रिस्पेक्ट में निकालो, ऐसा नहीं कि सर आपने बोलता रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में, दो रिएक्टेंट है तो मतलब दोनों को प्लस करिए, नहीं, दोनों, चाहे तुम ए के रिस्पेक्ट में निकालो, बी के रिस्पेक्ट में, सी के रिस्पेक्ट में, डी के रिस्पेक्ट में, इंडिविजुअल सबके रिस्पेक्ट में निकालोगे वो सारे बराबर आएंगे, क्योंकि रेट किसी भी रिएक्शन का वही है, चार टायर होते हैं ना, चारों के रिस्पेक्ट में निकालो बराबर आएंगे। तो तुम मान लो चलो ए के रिस्पेक्ट क्या होगा, चेंज इन द कंसंट्रेशन अभी अपॉन चेंज इन, अब देखो ध्यान सुनो, एक कंफ्यूजन बनाओ, सर अभी आपने डेल्टा लिखा था, अब आपने डेल डी लिख दिया, ये चीज तुम्हें समझनी पड़ेगी, इन दोनों में अंतर, तीन चीजें होती है, डेल्टा डी डेल, डेल्टा डी डेल, ध्यान सुना, डेल्टा होता है बहुत बड़े चेंज के लिए, दिस इज बहुत बड़ा चीज, दिस इज बहुत बड़ा चीज, डेल आता है बहुत छोटी चीज के लिए,
दिस इज बहुत छोटा चेंज, दिस इज बहुत छोटा चेंज। क्या फर्क पड़ा? कुछ फर्क नहीं पड़ा। डी इन दोनों के बीच में कि वो इतने चेंज को और इतने चेंज को दोनों को दिखाते हैं। तो जनरली हम डी लिखना पसंद करते हैं, हम डेल लिखना पसंद नहीं करते और ना ही हम डेल्टा लिखना पसंद करते हैं, क्योंकि एक बहुत छोटे को दिखाते हैं, एक बहुत बड़े। अभी हमने कोई पढ़ा ना, कोई रिएक्शन बहुत तेज हो रही है, कोई रिएक्शन बहुत स्लो हो रही है, हम क्या पढ़ रहे हैं? मॉडरेट पढ़ रहे हैं। वही चीज कोई बहुत बड़ा चेंज दिखा रहा है, कोई बहुत छोटा चेंज दिखा रहा है, हम पढ़ रहे हैं मॉडरेट चेंज, तो हम हमेशा डी लिखेंगे। तो डेल और डी में कोई अंतर नहीं है, तो ये भी डेल अपॉन डी ये भी लिख सकते थे, तो कोई दिक्कत नहीं थी। डेल अपॉन डेल, बट डेल बनाने में बड़ी दिक्कत लगती है, तो मैं डी बनाता हूँ। ठीक है, तुमने क्या चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन चेंज इन द टाइम dt। अब बी के रिस्पेक्ट में निकाला चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ बी, चेंज इन द टाइम, वही टाइम की चेंज में उसमें कितना टाइम इंटरवल सेम होना चाहिए। तुम नहीं कहोगे कि इसका तुमने 5 मिनट में चेक किया, इसका 10, इसका नहीं, टाइम इंटरवल सेम होना चाहिए। जितना में चेंज करना है, जितने में चेक करना है, उतने में ही तुम्हें चेक करना होगा। सी का निकालोगे चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ सी अपॉन चेंज इन द कंसंट्रेशन, चेंज इन द टाइम। डी के रिस्पेक्ट में निकालोगे चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ डी अपॉन चेंज इन द टाइम। ठीक है, छोटी सी बात भूल रहे हो तुम, क्या बोलूं? सारा भी आपने पढ़ाया था कि जब भी रिएक्टेंट घटता है तो डिक्रीमेंट किससे दिखाते हैं? माइनस से। तो यहाँ पे क्या साइन आता है? माइनस साइन आता है। ये प्रोडक्ट कहते हैं, इनमें कोई साइन नहीं आता। प्लस दिखाने की जरूरत है नहीं, वही पता है, मुझे भी पता है, प्लस हम जनरली नहीं दिखाते हैं, माइनस को शो करते हैं, इसलिए मैंने माइनस लगा रखा है, माइनस लगा रखा है। सिंपल बात, बहुत ही सिंपल बात। तो यहाँ माइनस लगा, यहाँ माइनस लगा। ठीक है, अब मैंने कहा ना, तुम चाहे किसी के भी रिस्पेक्ट में निकालो, किसी के रिस्पेक्ट में, चाहे तुम्हारे 10 रिएक्टेंट है, तुम इंडिविजुअल सबके रिस्पेक्ट में निकालो, एक रिएक्शन का रेट एक ही आएगा। ऐसा थोड़ी कि वही बात बता, 4 टायर तुम एक की निकालो, एक की 10 आ रही है, एक की 20 आ रही है, ऐसा थोड़ी हो सकता है भाई, चारों की बराबर आती है। तो कभी भी किसी रिएक्शन में तुम किसी के भी रिस्पेक्ट में अगर तुम निकाल दो, तो सबके रिस्पेक्ट में जो रेट ऑफ द रिएक्शन है वो बराबर ही आता है, वो किसी के रिस्पेक्ट में बदलता नहीं है। अब दिक्कत कहाँ है? लेकिन ना दिक्कत आने कहाँ लगी? दिक्कत आने लगी इस ऐसी कंडीशन में, N2 + 3H2 gives 2NH3। अब यहाँ तुमने देखोगे ना, N2 के मेरे पास 2 मोल है, N2 के मेरे पास 2 मोल है, हाइड्रोजन के 3 दूनी 6 मोल है, 6 मोल है। यहाँ हमने एक ही मोल की बात करी है, एक ही मोल की बात करी है, सबका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट बनाते हैं एक ही मोल की। अब अगर तुम यहाँ पे भी अगर ये वाला कॉन्सेप्ट लगाओगे तो तुम्हें क्या दिखेगा? तुम्हें दिखेगा कि यार जैसे 2 का मोल 1 होगा, मतलब 1 मोल N2 का कन्वर्ट हो गया, तो 6 से भी 1 कन्वर्ट होना चाहिए 5, फिर एक और कन्वर्ट हुआ तो N2 तो खत्म हो गया, बट इसके रिस्पेक्ट में हाइड्रोजन तो सिर्फ 4 भी, कितने 2 ही खत्म हो पाए, 4 हाइड्रोजन तो बचे अभी तक। तो दिक्कत आ जाएगी ना, दिक्कत तो आ जाएगी। तो मतलब तुम कहोगे यार H2 की थोड़ी स्पीड रफ्तार से, इसको थोड़ा रफ्तार से बढ़ना पड़ेगा, इसकी स्पीड थोड़ी, मतलब इसकी जो कंसंट्रेशन की स्पीड है वो थोड़ी सी तेज होनी पड़ेगी। कि मतलब ऐसे अगर ये 2 में से 1 बदल रहा है, ये 6 में से 3 बदलना चाहिए, मतलब 3 हाइड्रोजन चेंज होना चाहिए। फिर ये 1 में से 0 हो रहा है, तो ये 3 में से भी 0 होना चाहिए, इस तरीके से। तो इसके लिए रेट कितने की वाली बात है कि इसके लिए रेट कैसे होगी, मतलब ऐसे रिएक्शन के लिए जिनके आगे कुछ ना कुछ स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट रहते हैं, उनके लिए रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखोगे? तो उनके रेट ऑफ रिएक्शन लिखने का बहुत कंडीशन, ये पहली कंडीशन, ये थी पहली कंडीशन जिसमें कोई भी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट नहीं था। अब की दूसरी कंडीशन, ये है पहली कंडीशन, वो दूसरी कंडीशन, ऐसी रिएक्शन जिसमें स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होता है। मान लो चलिए इसका एग्जांपल भी छोड़ो, एग्जांपल दे सकते हैं, एग्जांपल चलो एग्जांपल भी देते हैं। एग्जांपल आर वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जांपल नहीं छोड़ सकते। केमिस्ट्री में थ्योरी के साथ ना एग्जांपल देना बहुत जरूरी है। तुमने थ्योरी लिखी, एक चेंज थ्योरी लिखी, एक नीचे एग्जांपल दिया, तो वो तीन मार्क्स छोड़ने, एक ने सिर्फ थ्योरी लिखी, एक थ्योरी का एग्जांपल दिया, तो उसको 1.5 देगा, उसको 2 देगा। एक क्वेश्चन को जल्दी तुम करोगे यार, पूरा मार्क्स को देता है कॉलेज, कहीं नहीं। 103 में से 3 को नहीं देखा था, तुमने एग्जैक्टली छाप के भी ना आ गए हो, इसलिए मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ। एग्जाम्पल देना है, एक रिएक्शन मान लेते हैं PCl5, हाँ PCl5 to PCl3 + Cl2, कोई स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट नहीं है, कोई भी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट नहीं है। उसका लिखोगे, देखो चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ PCl5 ना अपॉन चेंज इन द टाइम, रिएक्टेंट है इसलिए माइनस, बराबर ये चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ PCl3 अपॉन चेंज इन टाइम, प्रोडक्ट है इसलिए प्लस लगाया है, बराबर चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ Cl2 अपॉन चेंज इन टाइम। कई लोग गलती कर देते हैं, कई लोग यहाँ भी प्लस करके यहाँ प्लस लगाते, नहीं
मैंने कहा इंडिविजुअल सबके रिस्पेक्ट में आना चाहिए, तो ये इक्वल टू होगा कि मतलब इसके रिस्पेक्ट में जितना रेट आएगा उसके रिस्पेक्ट में भी उतना ही रेट आएगा। ऐसे प्लस लगाने की जरूरत नहीं है, जरूरत क्या है, प्लस लगाना ही नहीं होता है। ये बात है समझ। ये तो कंडीशन वो थी जब हमारे पास कोई भी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है। अगर हमारे पास स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट आ गया, हर रिएक्शन थोड़ी बिना स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट नहीं होती, कई रिएक्शन होती है। अभी हमने है बार प्रोसेस बताई। अब मान लो ऐसा रिएक्शन है हमारे पास A प्लस BB गिव्स CC प्लस DB, रिएक्शन ही तो है ना। इसके रिस्पेक्ट में लगाने की कोशिश करो। अब दिक्कत आ जाएगी कि तुम अगर नॉर्मल लिखोगे ये DA अपॉन DT माइनस लगा है बराबर माइनस D चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ B अपॉन चेंज इन टाइम बराबर चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ C अपॉन चेंज इन टाइम बराबर चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ D अपॉन चेंज इन टाइम। अगर तुमने ये लिख दिया क्या रेट ऑफ रिएक्शन, ये रेट ऑफ रिएक्शन ना होता दोस्त, ये नहीं होता रेट ऑफ रिएक्शन। और ये ना ही सब बराबर होंगे, ये बराबर भी नहीं होंगे, ये नहीं हो सकते बराबर भाई। मैं तुमने खुद बताया बराबर कैसे हो सकते हैं। वहां तुमने उस रिएक्शन को देखा, उसका 1 मोल रहा था तो उसके 3 मोल जा रहे थे। कितने मोल? 3 मोल जा रहे थे। तो तुम किस एंगल से बराबर कर सकते हो? नहीं कर सकते ना। तो ये क्या है मेरा सर, अब ये क्या है, ये कुछ तो होनी चाहिए ना, कुछ तो होनी चाहिए। तो मैंने कहा नहीं, ये रेट ऑफ रिएक्शन नहीं है। मानता हूं कि ये रेट ऑफ रिएक्शन नहीं है और हो भी नहीं सकते, बट ये कुछ जरूर है और इनसे सवाल आता है। इंडिविजुअली क्या है, इंडिविजुअली है रेट ऑफ फॉर्मेशन या रेट ऑफ डिफॉर्मेशन। अगर मैं पूरे रेट की बात ना करूं, मैं सिर्फ एक रिएक्टेंट की बात करूंगा, कहूँ कि इसमें जो ए है ये कितनी स्पीड से घट रहा है। मैं रेट ऑफ रिएक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरी रिएक्शन किसी स्पीड से घट गई है, मैं इसकी बात नहीं कर रहा। मैं खाली बात कर रहा हूँ कि जो ए है ना, ये किसी स्पीड से घट रहा है। तो अगर तुम्हें निकालना है कि कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट या पर्टिकुलर रिएक्टेंट किस स्पीड से घट रहा है, तो वो पर्टिकुलर रिएक्टेंट तुम ऐसे निकालोगे। उसमें कोई काम नहीं है तुम्हारी स्टोइकियोमेट्रिक कि वो कितने, हम तो एक मोल की बात कर रहे हैं ना, हम सबकी बात थोड़ी कर रहे हैं, हम एक ही मोल की बात कर रहे हैं। हमें फर्क नहीं पड़ता कि कितना स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है। अगर मुझे निकालना है कि रेट ऑफ एक इंडिविजुअल किसी रिएक्टेंट का, इंडिविजुअल किसी प्रोडक्ट का रेट क्या है, तो हम इसमें बात नहीं करेंगे कि वो क्या, हम किसमें बात करेंगे, हम इसमें बात बिल्कुल नहीं करेंगे कि वो उसके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का क्या करना है। और याद रखना, वो रेट के बराबर नहीं होता, इंडिविजुअल वाला रेट के बराबर कभी नहीं होता। ये क्या होता है, ये होता है रेट ऑफ फॉर्मेशन। दोबारा अभी लिखाऊंगा रेट ऑफ फॉर्मेशन, रेट ऑफ डिफॉर्मेशन। अभी क्या है बात सुनते हैं, लेकिन हम अभी रेट की बात करना। रेट सुनो, रेट कैसे लिखोगे यार, सब बात है सर, रेट कैसे लिख दोगे। हमें रेट चाहिए, हमें रेट फॉर्मेशन डिफॉर्मेशन भाड़ दिया, हमें फर्क नहीं पड़ता, हमें चाहिए रेट। तो रेट कैसे लिखोगे? देखो रेट लिखने का सबसे सिंपल तरीका है, अगर तुम्हारे पास स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है तो कुछ नहीं करना है, तुम्हें सिर्फ 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 उस जिस जो पॉइंट में ये है ना, ये इसको डिवाइड कर देना है इसी के स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से। मतलब हम यहाँ किसकी बात कर रहे हैं, चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ ए का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट स्मॉल है तो इससे डिवाइड करना है 1/a। ये होता है डिवाइड करने का मतलब 1/a। ये क्या है, ये है चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ बी का स्टोइकियोमेट्रिक स्मॉल b है तो इसे डिवाइड कर देना है स्मॉल b से। ठीक, ये क्या है, चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ सी, इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट स्मॉल सी है तो उसको डिवाइड कर देना है स्मॉल सी से। ये क्या है, चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ डी, चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ डी, इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट स्मॉल डी है तो उसको डिवाइड करना है स्मॉल डी से। तुम्हारे पास इतना छोटा सा मेहनत, इतनी छोटी सी मेहनत, जिस कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं उसके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करना, बस इतनी छोटी सी मेहनत तुम्हें उस रिएक्शन का रेट बता देगी। ये ही इस रिएक्शन का रेट, और मैंने बोला था अगर तुमने ये कर दिया तो रेट, ये चीज क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। ये जो चीज है बराबर हो जाएगी। समझ में आया क्या करा? अगर तुम्हें कोई ऐसी रिएक्शन है जिसमें स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट नहीं है तो तुम डायरेक्ट लिख दो, अगर है तो बस उस रिएक्टेंट की या उस मॉलिक्यूल की जो जिस भी कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट डिवाइड करते हैं। सिंपल बात, बहुत ही ज्यादा सिंपल बात है, ये तुम्हें समझना चाहिए। ठीक है, अब जैसे इसका एग्जांपल देख लेते हैं, एग्जांपल देख लेते हैं। अब जैसे हैबार प्रोसेसिंग की बात करते हैं, हैबार प्रोसेसिंग एग्जांपल लेते हैं। यहीं पे N2 + 3H2 gives 2NH3। ये कैसी रिएक्शन है जिसमें स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, लेना शुरू करो। चलो N नाइट्रोजन का बॉन्ड है तो इसमें कोई फर्क पड़ता नहीं है, तो जाएगा चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ N2 अपॉन चेंज इन टाइम। रिएक्टेंट है इसलिए माइनस, और कोई स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट नहीं है, 1/1 लिखने से कोई फायदा नहीं। ठीक है, हाइड्रोजन का देखना, हाइड्रोजन का पहली बात तो रिएक्टेंट है तो माइनस लगेगा, फिर आएगा चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन अपॉन चेंज इन टाइम। सिंपल बात, सिंपल बात।
अब इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 3 है, तो मुझे 3 से डिवाइड करना होगा, तो 1/3। अगर मैं 1/3 नहीं लगाऊंगा ना, ये बराबर कभी नहीं हो सकता और ये ना ही रेट के बराबर होगा। इधर देखते हैं, प्रोडक्ट है तो माइनस जरूरत नहीं, प्लस लगेगा, प्लस दिखाते हैं। ये आएगा चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ NH3 अपॉन चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ टाइम। इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है, तो उसको लिख देंगे 1/2। ये है रेट ऑफ रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन की रेट जिसमें हमारे क्या होते हैं, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होते हैं, बस हमें उनसे डिवाइड करना पड़ता है, तुम्हें रेट मिल जाएगा। अब मान लेते हैं इसका, अब मैं जो अभी बात कर रहा था रेट ऑफ फंक्शन, सवाल बहुत तगड़े सवाल भी करेंगे, बट आज अभी तो समझो, थोड़ी मैंने बोला नहीं कि मान लो मेरे को किसी इंडिविजुअल का पता करना है, कि भाई सिर्फ मेरे को पता करना है ये जो ए है ना, ये किस रेट से घट रहा है, मेरे को रिएक्शन से रेट से फर्क नहीं पड़ता, मेरे को ए पता करना है। तो मैं बस क्या करूंगा, मैं बस ये लिखूंगा क्या, dA/dt। माइनस तो अभी भी लगाऊंगा क्योंकि घट रहा है, माइनस तो अभी भी लगाऊंगा, मैं 1/a नहीं लिखूंगा, ठीक है, क्योंकि मेरे को सिर्फ ए की बात करनी है, मेरे को कितने ए से फर्क नहीं पड़ता, मेरे को ऐसे बी की बात करनी है, मेरे को ऐसे इसकी बात करनी है, बी की बात करनी है, तो मैं माइनस सिर्फ लिखूंगा dB/dt, मैं नहीं लिखूंगा 1/b, क्योंकि मेरे को रिएक्शन के रेट से फर्क नहीं पड़ता, मेरे को इंडिविजुअल बी की बात करनी है। अब मेरे को ऐसे इंडिविजुअल सी की बात करनी है, तो मैं लिखूंगा सिर्फ dC/dt, क्योंकि मेरे को 1/c नहीं लगाऊंगा, और प्लस क्योंकि वो प्रोडक्ट है इसलिए प्लस लेगा, और 1/c क्यों नहीं रहेगा, क्योंकि मुझे उसके जितने मॉलिक्यूल उससे फर्क नहीं पड़ता, मेरे को एक मॉलिक्यूल की बात करनी है। अगर मेरे को डी की बात करनी है, तो मैं लिखूंगा d/dt, 1/d नहीं लगाऊंगा क्योंकि मुझे उसके कितने मॉलिक्यूल। अब ये क्या है, ये इनका भी तो कुछ नाम होना चाहिए ना, क्योंकि काम है, इनका नाम होता है रेट ऑफ, इनका नाम होता है, इन दोनों का नाम होता है रेट ऑफ डिफॉर्मेशन, बहुत नाम है, डिफॉर्मेशन, या इसका नाम है डिफॉर्मेशन, या छोड़ो वहाँ नाम बोला, रेट ऑफ डिफॉर्मेशन या रेट ऑफ डिसअपियरेंस, रेट ऑफ डिसअपियरेंस। अब तुम डिफॉर्मेशन मतलब कोई चीज घटना, डिसअपियरेंस का मतलब तुम्हें आता है, डिसअपियरेंस मतलब गायब होना, रिएक्टेंट गायब हो रहे हैं ना, रिएक्टेंट गायब हो रहे हैं, ये रिएक्टेंट के घटने का रेट है, क्योंकि वो इंडिविजुअल रिएक्टेंट किस हिसाब से, अगर मैं कहूँगी रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी, वो होगा ये 1/b नहीं दूंगा, वो रेट ऑफ रिएक्शन है, मैं बोलूंगा सिर्फ रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी, कि बी किस रेट से घट रहा है, मुझे इसकी बात करनी है, तो मैं लिखूंगा रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी, बस ये चीज सिंपल बात, बहुत सिंपल बात। किसका क्या है डिसअपियरेंस, क्या होता है, रिएक्टेंट ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट की डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट, ये क्या है, ये फॉर्मेशन होंगे, तुम बेसिक क्या दिमाग लगाओ, ये क्या है, ये फॉर्मेशन है, रेट ऑफ डिसफॉर्मेशन क्योंकि प्रोडक्ट बनते हैं, या अपीयरेंस क्योंकि प्रोडक्ट ही अपीयर होते हैं, अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट, ऑफ प्रोडक्ट। तो अगर तुम्हें बोला गया है कि भाई रेट ऑफ रिएक्शन निकालो, कि पूरे रिएक्शन का रेट निकालो, तो तुम्हें एक स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट वाली रिएक्शन के लिए उनके कंसंट्रेशन में उनके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करना पड़ेगा। कब, जब तुमसे रेट पूछा है, तुमसे पूछा है कि रेट ऑफ फॉर्मेशन बताओ इसका, मान लो तुमसे पूछा रेट ऑफ फॉर्मेशन ए बताओ, तो तुम्हें फर्क नहीं पड़ता, रेट ऑफ डिफॉर्मेशन ऑफ ए बताओ, तुम्हें फर्क नहीं पड़ता उसके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, तुम्हें बस लिखना है वो चीज डी/dt, माइनस लगाने क्यों कर रहे हैं ऐसे, ये क्या है रेट ऑफ फॉर्मेशन, ये है डिफॉर्मेशन। तुम इतना बेसिक चीज, रेट से रिलेटेड आज की बेसिक चीजें हो चुकी है कि ये चीज कहीं भी रेट की रिलेटेड है। अगली वीडियो में कुछ क्वेश्चन करेंगे, छोटे छोटे क्वेश्चन, ज़्यादा भी नहीं होगी वीडियो, फिर आगे तक पढ़ेंगे कि कौन कौन से फैक्टर है जो रेट को अफेक्ट करते हैं, जिससे आप तगड़ी चीज़ आएंगे, लॉ ऑफ मास एक्शन और रेट लॉ। अगली वीडियो और बड़ी होगी। तो ये तो है सिंपल जी, तुमने रेट का नाम समझ लिया कि हम किस रिएक्शन की बात करते हैं, जो मॉडरेट रिएक्शन होती है उनकी बात करते हैं, पहली बात। दूसरी बात हम करते हैं कि रेट होती है, रेट स्पीड है। थर्मोडायनेमिक क्या नहीं बताया कि रेट अलग अलग क्यों होता है, तो केमिकल काइनेटिक्स ने बताया कि रेट अलग अलग इसलिए होता है क्योंकि एक्चुअल में रेट अलग अलग इसलिए होता है क्योंकि बॉन्ड फॉर्मेशन में अलग अलग एनर्जी लगती है। और एक और कारण है, वो मैंने कारण नहीं बताया उस टाइम पे, वो कारण भी जोड़ सकते हो, डिफरेंट अमाउंट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। तुमने तो पढ़ रखा है, वैसे तुम 12th में पढ़ रखा है, अगर तुम 12th वाले कुछ हो तो मैं नहीं बताऊंगा कि क्या होती है एक्टिवेशन एनर्जी। तो डिफरेंट अमाउंट ऑफ किसी हर रिएक्टेंट के लिए अलग अलग अमाउंट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी होती है, रिएक्शन में अलग अलग अमाउंट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी होती है, तो अलग अलग रेट ऑफ रिएक्शन होते हैं। वो वाला कारण मैंने वहाँ पे नहीं बताया क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी वाला टर्म आगे आने वाला है चैप्टर में, तुमने पढ़ा नहीं है। तो अगर तुम ग्रेजुएशन कर रहे हो तो यहीं उदाहरण दे दो, तुमने ये चीज़ पढ़ रखी होगी और ये समझ लेना।
फिर आगे रेट को लिखा जाता है। रेट सिंपल है, चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ स्पीसीज अपॉन चेंज इन टाइम। स्पीसीज कौन से होते हैं, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट। अगर सिर्फ अगर तुम्हें बिना स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट वाले, अब प्रोडक्ट क्या ना, रिएक्टेंट के आगे माइनस लगेगा, प्रोडक्ट के आगे प्लस लगेगा। अगर तुम्हारे बिना स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट वाले तो डायरेक्ट लिख दो डी आर अपॉन डी टी, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर तुम्हारे ऐसे स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है तो उनके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट डिवाइड करना पड़ेगा, तभी तुम रेट लिख पाओगे। अगर तुमने नहीं किया तो वो बन जाएगा रेट ऑफ फॉर्मेशन या डिसअपियरेंस, रेट ऑफ डिफॉर्मेशन या फॉर्मेशन बन जाएगा, वो रेट ऑफ रिएक्शन नहीं होता। और ये चीज, एक और बात, नोट मेन इंपोर्टेंट नोट, ये बराबर नहीं होते। रेट ऑफ रिएक्शन बराबर होते हैं बट ये बराबर नहीं होते। कई क्वेश्चन पूछता है कि रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी दे दिया, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी बोल दिया, तुम लोग सारे तो बराबर होते हैं, वही होगा, नहीं बराबर नहीं होते। इनको सॉल्व कैसे करना है, इनका अगला क्वेश्चन अगले वीडियो में बताऊंगा कैसे सॉल्व करना है। तो आज के लिए इतना ही, मेरे को शेयर कर देना, थैंक यू।